एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान को देखेंगे, सोशल स्टडीज को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 3। और चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आइए इस चैप्टर को हम देखते हैं और इस चैप्टर को से पहले नोट्स को देखेंगे। उसके बाद नोट्स के बाद क्वेश्चन आंसर को, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे हम सोल्व करेंगे। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी की। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने के कारण अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी एक घटना थी और ये अंग्रेजों के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात थी। तो जब दीवानी अंग्रेज के हाथ में आ गया तो इस दीवानी को हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। अंग्रेज तो इसे चाहते ही थे कि हमारे हाथ में दीवानी आ जाए। तो यह बहुत बड़ी घटना थी अंग्रेजों के लिए। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब जब दीवानी उसको प्राप्त हो गया बंगाल में, तो कंपनी के अधिकार में जितने भी भूभाग थे कंपनी के अधीन, उस सब पर, उस सारे भूभागों पर कंपनी उसका मुख्य शासक बन गया। सारे विभागों पर उसका अधिकार मिल गया। 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। 1865 ईस्वी से जब दीवानी प्राप्त नहीं था, तो इससे पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। यानी पहले भी दीवानी जब प्राप्त नहीं था तो अंग्रेज ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करते थे और उसके बदले में सामान खरीदा करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब बंगाल का मालिक खुद बन गया, शासक बन गया, वहाँ पर बंगाल के भूभागों पर नियंत्रण कर लिया, तो वह जो है वहाँ से जो इनकम होता था उस इनकम से ही उसे वह अब चीज़ें खरीदने लगी। यानी उससे अब ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करना भी नहीं पड़ रहा है और वह जो बंगाल से जो दीवानी प्राप्त करता था उसी पैसे से वह चीज़ों के खरीदने लगी कंपनी। तो कंपनी के लिए यह बहुत फायदे वाली बात हो गई। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। कारीगर को कीमत नहीं, जो उचित दाम था वो नहीं मिल पाता था और यही कारण था कारीगर गांव छोड़कर के भागने लगे थे और बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत ही संकट में फंसते जा रही थी धीरे धीरे और बुरी तरह संकट में फंस गई बंगाल की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से वहाँ के जो कारीगर थे उनको सामान का उचित कीमत नहीं मिल रहा था, उचित दाम नहीं मिल रहा था। मजबूरन उन्हें कंपनी के हाथों कम कीमत पे अपने चीज़ों को, अपने सामान को बेचना पड़ता था। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और क्योंकि लगान का कीमत ही बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लगान तय कर दिया गया था, जिसके चलते किसान भी लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों को उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने, जब 1770 में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था 1770 का, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था जिससे गंगा के मैदान का निचला भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यह अकाल में 1 करोड़ लोग, 1770 के अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स की रिपोर्ट में
कहा गया था कि प्रभावित क्षेत्रों के 1/3 लोग इस अकाल में मारे गए थे करीब। तो 1770 के पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया गया और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। 1/3, सोच लीजिए, 1/3 आबादी लगभग इस अकाल में समाप्त हो गई थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। कंपनी ने बंगाल पे अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया था और यह अस्थायी बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था थी। ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए अस्थायी बंदोबस्त अथवा इसी को अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है अस्थायी बंदोबस्त को। तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। बंगाल में कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए कि इस स्थिति में सुधार हो जाए, इसके लिए अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असम में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। लगान ही इतना ज़्यादा था कि इस लगान को चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, जिसका कारण यह हुआ कि जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असफल हो रहा था उससे जमींदारी छीन ली जाती थी और इस तरह से बहुत सारे जमींदारों की नीलामी हो गई। कंपनी नीलाम कर दिया बहुत सारे जमींदारों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक व्यवस्था थी, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। सॉरी, हम ऊपर में वारेन हेस्टिंग्स बता दिए थे अस्थायी बंदोबस्त को। तो अस्थायी बंदोबस्त को लाया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था 1793 ईस्वी में। आगे देखते हैं 19वीं सदी के पहले दशक तक। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात जो थे बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। पहले था कि कम कीमत में कंपनी को सामान कारीगर को मजबूरन बेचना पड़ता था, लेकिन 19वीं सदी के दशक तक हालात में बदलाव हुआ और बाजार में कीमतें बढ़ी। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि खेती में विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। जमींदार की आमदनी में सुधार हुआ क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त कंपनी ला चुकी थी, इसलिए कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ था। कंपनी तो एक तय कर दिया था कि इतना जो है अस्थायी बंदोबस्त में कर को देना निश्चित कर दिया था। तो उस तय किए गए कीमत पर जमींदार तो जब उपज ज़्यादा हुआ तो जमींदार को लगान ज़्यादा मिलने लगा, लेकिन जमींदार द्वारा कंपनी को उतना ही जो तय किया गया था अस्थायी बंदोबस्त द्वारा जितना जमींदारी उतना ही दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन कंपनी की आमदनी में कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद क्या हुआ कि महल, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई थी। महल क्या थी? तो महल एक राजस्व इकाई थी। राजस्व वसूल करने का टैक्स का वो एक इकाई थी और यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी, उसी को महल कहा जाता था। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। किसान द्वारा जो लगान चुकाया जाना था बहुत ही ज़्यादा था।
जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था और वह किसान कर्ज में लगातार डूबते जाता था, क्योंकि कर्ज का जो ऋण था, टैक्स था, बहुत ज़्यादा था, महाजन द्वारा लगाया जाता था और किसान उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे और धीरे धीरे इसका नतीजा यह होता था कि महाजनों द्वारा उनको संपत्ति को, उसका जमीन को हड़प लिया जाता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। पुश्तैनी जमीन को किसान से छीन लिया जाता था और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये स्थिति थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। पहले जमींदार को दिया गया था लगान वसूली के लिए, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी को ऐसा लगने लगा, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को ऐसा लगने लगा कि अब जो है राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव की ज़रूरत है, दोबारा संशोधन की ज़रूरत है। तो उस स्थिति में कंपनी जमींदार के बजाय राजस्व वसूली करने के लिए मुखिया को सौंप दिया और इस व्यवस्था को ही महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है, यानी जमींदार से जमींदारी ले करके छीन करके उसको मुखिया को दे दिया गया राजस्व वसूली के लिए और इसी ही व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो महालवाड़ी बंदोबस्त को हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। 1819 में लाया गया था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा यह महालवाड़ी व्यवस्था को और 1822 में रेगुलेशन 7 के द्वारा कानून रूप इसको दे दिया गया था 1822 ईस्वी में। और यह व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू किया गया था सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। पहले जो अस्थायी बंदोबस्त तय किया गया था, लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त को, तो उसके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, तो उसके जगह पे अब नई व्यवस्था को लागू किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे, और जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतबाड़ या रैयतबाड़ी का नाम दिया गया। रैयतबाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाया गया, रैयतबाड़ी व्यवस्था कहा गया। और रैयतबाड़ या रैयतबाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसको मुनरो द्वारा लाया गया था, टॉमस मुनरो द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी था और राजनेता भी था टॉमस मुनरो। वह मद्रास के सूबे के गवर्नर भी थे। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक रहे टॉमस मुनरो, और इस रैयतबाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था कहा जाता है। तो अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन में ही देखे कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान प्राप्त किया। नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय उत्तर में कर्क रेखा, जो कर्क रेखा उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा के उत्तर में, तथा दक्षिण में मकर रेखा, विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है उसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से, वही क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के पास वाली जो जगह होती है वही क्षेत्र हुआ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। किस अंग्रेजों ने एक महालवाड़ी व्यवस्था तैयार की, उसे कब लागू किया गया? तो हॉल्ट मैकेंजी।
हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने महलबारी व्यवस्था को तैयार किया था, जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलबारी व्यवस्था को लाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत, महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था और 1819 में लाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था, तैनात किया गया था 1822 ईस्वी में, लागू कर दिया गया था। 19 में लाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1822 ईस्वी में। और 1822 में रेगुलेशन 7 के द्वारा इसको कानून रूप दे दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और यह व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलबारी व्यवस्था को लाया गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नील की खेती कितने प्रकार की होती है? तो नील की खेती 2 प्रकार की होती है, नीच और रायती। यानी नीच जो खुद अपने से करता है उसको नीच बोला जाता है, रायती जो करवाता है उसको रायती बोला जाता है। तो नील की खेती 2 तरह से किया जाता है। स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? तो स्थानीय बंदोबस्त, स्थानीय नहीं, सॉरी, अस्थाई बंदोबस्त होगा, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना किसने, कब और कहाँ की थी? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। 1793 ईस्वी में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित यह व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त। और जिसे इस व्यवस्था से बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस व्यवस्था को लाया गया था। 22 मार्च 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो था। टॉमस मुनरो था मद्रास का गवर्नर। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सेना अधिकारी और राजनेता था टॉमस मुनरो। वह मद्रास के सूबे के गवर्नर भी था। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक रहा। टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर 1820 से 27 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? नील उत्पादन दुनिया का कब आधा रह गया था? तो 1783 ईस्वी में नील उत्पादन 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। 1783 से 1789 ईस्वी के बीच। 1865 ईस्वी में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करते थे? तो 1865 ईस्वी में से पहले, में नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करते थे। सोना और चांदी ब्रिटेन से आयात करते थे और उसके बदले में सामान को खरीदते थे। लेकिन जब बंगाल का दीवानी प्राप्त हो गया तो उन्हें सोना और चांदी को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी। बंगाल के दीवानी से जो पैसे इकट्ठे हुए उसी से सामान खरीदना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा आयात 1788 ईस्वी में किया गया था। रीड और मुनरो जैसी जातियों की क्या तर्क था? तो रीड और उनका यह तर्क था, रीड और मुनरो का तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। यह रीड और मुनरो का मानना था, तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व अनुकूलन से पहले उनकी जमीनों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण होना चाहिए। यह रीड और मुनरो का कथन था कि किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए और जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, राजस्व अनुकूल से पहले उनकी जमीनों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण होनी चाहिए। किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम लिखिए। तो 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसल: बंगाल में पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से गन्ना, पंजाब में गेहूं और कपास,
5 में हो गया महाराष्ट्र में कपास और 6 मद्रास में चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? तो अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग ऊपर में भी पढ़ा, तो फिर से देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई और इसे ही अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नहीं, अस्थायी। तो अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लाया गया था और 22 मार्च 1793 को इसको लागू कर दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर से अब सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।